हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो है क्लास 11th का। और इस वीडियो का लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ज़्यादा देरी ना करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे, मतलब ऐसी बॉडी नहीं जो अपने मोशन के साथ साथ अपना शेप चेंज कर ले या फिर और कुछ। और ट्रांसलेशन मोशन, आपको मैंने 3rd चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी बताया था कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। अब आप मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हमने 2 पार्टिकल्स लिए हैं जो मैंने पिंक डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। लेकिन जब ये बॉडी ऐसे मोशन में जा रही है, चाहे वो ऐसे जाए कैसे भी मोशन में जाए, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए, और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये पैरेलल भी रहना चाहिए। तो बस यही बात है ट्रांसलेशन मोशन की। ट्रांसलेशन मोशन का यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट है ये, इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम। अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सप्लेनेशन और इसकी जो डेफिनेशन हो सकती है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट अगर आपको इजी वे में समझना है तो ये याद रखिए, जैसे आपका फ़ैन है, बीच में हम उसे एक इमेजिनरी लाइन मान सकते हैं जिसके अराउंड वो जो उसके तीनों ब्लेड्स होते हैं फ़ैन के वो घूमते हैं। तो वो जो इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड वो मूव करते हैं ब्लेड्स, उसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसे ही बहुत सारे इसके एग्जांपल्स दिए, जैसे स्पिनिंग टॉप हो गया, ऑसिलेटिंग टेबल फ़ैन। जो टेबल फ़ैन होता है उसके अंदर 2 होते हैं हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तो जिसके अराउंड पूरा सर्कल मूव कर रहा होता है और एक दूसरी लाइन जिसके अराउंड फ़ैन हमारा दाएं बाएं घूमता है। अब आता है सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से हमारे रोटेशनल मोशन की जो बुनियाद कहते हैं ना वो बनने जा रही है। तो सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है या हम पोजीशन कह सकते हैं जहाँ पे हम मान सकते हैं कि बॉडी का जो होल मास है, मतलब सारा मास है, वो कंसंट्रेटेड है। कि हम पूरी बॉडी पे धक्का एक सिंगल पार्टिकल पे फोर्स लगाने से अच्छा हम वो टोटल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लगा दे, तो बॉडी उतनी ही वेलोसिटी से या उतनी एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू हो जाएगी। इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, मतलब सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो होता है चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो बस यही है। हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो जनरली डिराइव करते हैं 2 पार्टिकल से। 2 पार्टिकल्स को हम लेके चलते हैं और बाद में हम उसको अपने n पार्टिकल्स तक हम जनरल फॉर्म बना लेते हैं। ये देखिए सिंपल सी, यहाँ पे पहले हमें एक डायग्राम बना लेना है, इसका ग्राफ बना लिया, पोजीशन और डिस्टेंस पोजीशन वाला ग्राफ। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे फोर्सेस देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। और जो इंटरनल फोर्सेस का सम होता है वो हमेशा 0 होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट प्रेस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो मूव करना शुरू कर जाएगा। और इसी तरह हमने फोर्सेस कंसीडर किया और उसके बाद हमें ले लेना है कि इंटरनल फोर्सेस का जो सम होता है वो 0 होता है। और यहाँ पे वही हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया, dp/dt इक्वल्स F। और ऐसे ही टोटल फोर्स हमने सिस्टम की निकाली और उसके बाद फिर हमने उसे F इक्वल ma से कंपेयर किया इक्वेशन को, और उससे हमें मिल जाता है अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है, मास ऑफ पार्टिकल इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल प्लस मास ऑफ अनदर पार्टिकल इंटू दैट्स पोजीशन वेक्टर। और ऐसे ही हमें n पार्टिकल्स तक जाना है और डिवाइड में उसको डिवाइड करना है हमें टोटल मास ऑफ पार्टिकल से। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम अगर सीधा सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगा दें तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसी वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन को एक्वायर कर लेता है। तो बस उसी की डेरिवेशन हमने की है कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होती है, और इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, वही सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन को यूज़ करके किया है हमने। बस डिफ्रेंशिएशन को आपको थोड़ा सा याद करना है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद नहीं है तो आप जाके मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो देखिए मेरा, और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या है, उसकी बेसिक आइडेंटिटीज़, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, टॉर्क की, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। याद है आपको, हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था इसका थोड़ा सा पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स का नहीं लेकिन दूसरे रोटेशनल एनालॉग्स का। मतलब जैसे हमने मोशन इन प्लेन में बात की थी कि वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, तो ऐसे ही जो फोर्स होती है ना उसका रोटेशनल एनालॉग टॉर्क होता है।
आगे हम अपने मास को भी बदलने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। पहले टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और इसके सिंपल सा डेफिनेशन आता है। और जो टॉर्क है उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के दे दूँगी, लेकिन अगर आपको पहले से आते तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया वेक्टर्स वाली वीडियो में। बस यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे किसी भी डायरेक्शन में, और उसका एक जो है पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर और जो हमारे पास उसका जो फोर्स वाला वेक्टर है उससे हम एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया और पोजीशन वेक्टर से, और जब वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तब हमें वहाँ से एंगल ले लेना है और वही एंगल से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी का, ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा। तो बस वही बात है, यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर का। अब बात करते हैं कपल की। कपल का मतलब आप क्या समझते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन कपल का मतलब होता है पेयर। पेयर का मतलब होता है जिसके अंदर दो थिंग्स होती हैं और टू थिंग्स, और यहाँ पे भी हम वही कपल की बात करने वाले जो है फोर्सेस का कपल। पर यहाँ कपल कैसे? जिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। और यहाँ पे टॉर्क निकालने का एक सिंपल फार्मूला दिया है। अगर जो कपल वाली फोर्सेस हैं वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो फिर जो टॉर्क है वो हम किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके निकाल सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब आपने सीसॉ देखा होगा, सीसॉ ही मान लीजिए, अब वो ऐसे ऐसे अप साइड डाउन साइड मूव करता है तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा रोटेशनल एनालॉग आता है, वो थोड़ा सा कई बार टेढ़ा हो जाता है। तो उसी से हम निकालते हैं प्रिंसिपल मोमेंट, मतलब जितना सेंटर से उसका डिस्टेंस है हमारे पॉइंट का, एंड पॉइंट का, और जितना वो रोटेशनल एनालॉग प्रोड्यूस करता है वो दोनों साइड्स का इक्वल होता है। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसे हम फलक्रम बोलते हैं। अब देखिए, हमने फोर्स को तो टॉर्क से रिप्लेस कर दिया, तो फिर मोमेंटम को भी तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना। मोमेंटम को हम रिप्लेस करते हैं एंगुलर मोमेंटम से, और फोर्स और मोमेंटम के बीच में हमारा बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है, और वैसा ही सेम रिलेशनशिप यहाँ टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में आता है। एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, एल कैपिटल एल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी वेक्टर है क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अब हम देखते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जो है वो सेम आता है जैसा फोर्स और मोमेंटम में होता है, जो कि लीनियर क्वांटिटीज़ हैं। तो अब देखिए, हमें यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट किया कि जो L इज़ इक्वल्स टू आर इंटू पी। जो L है, कैपिटल L, वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, R है पोजीशन वेक्टर और P है लीनियर मोमेंटम वेक्टर। और उसके बाद फिर हम दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और ऐसे यहाँ पे हम अपना चेन रूल मतलब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन का, और हमें मिल जाता है अपना टॉर्क। फिर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिलता जुलता है हमारे सेंटर ऑफ मास से, बट यहाँ पे हम ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, ना कि पोजीशन वेक्टर का। तो बस यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं उन सबको, उनके मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमें जो है मल्टीप्लाई कर देना है, और जो टोटल आता है वो होता है टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऐसे ही हम, जैसे हमने एक पोजीशन स्पेसिफिक निकाल ली थी अपना सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते कि अगर हम उस पॉइंट पर ही उतना फोर्स अप्लाई कर दें तो फिर वो उतना मूव करेगा। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। रोटेशनल इनर्शिया, अब हमने ये पढ़ा है कि जो मास है वो मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, तो रोटेशनल एनालॉग में हम मास को रिप्लेस कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस निकाला है। उसका जो डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर है वो निकाल लिया और सबके मास लिख लिए। और हमें इंडिविजुअल पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को उससे मास से मल्टीप्लाई करना है, और इसके यूनिट आते हैं केजी मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम जो टॉर्क है उसे हम टॉ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम यहाँ पे बना भी लेते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में। तो जो टॉर्क है वो हमारा होता है आई इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एल क्या था? हमारा एंगुलर मोमेंटम था, और इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन की। और रेडियस ऑफ जायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पोजीशन वाला जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा सेंटर ऑफ मास, और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने पढ़ा कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन कॉन्सेप्ट से डेवलप किया गया है। और ये जो यहाँ पे हमें ना एक ऐसा पोजीशन वेक्टर निकालना होता है या वो डिस्टेंस निकालना होता है जहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि जो होल मास है बॉडी का वो कंसंट्रेटेड है, मतलब हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका भी बस हमें वही करना है, बट यहाँ पे हम कंडीशन क्या रख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो मास है सारे पार्टिकल्स का वो सेम है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा निकल भी गया, के की वैल्यू निकल गई कि सारे जितने भी डिस्टेंसेस हैं पार्टिकल्स के उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसे हम रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही सुंदर सा एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को आपको समझना है, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स बना लिए, एक का रेडियस आप आर मान सकते हैं और एक का आप आर डैश मान सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक स्टोन को घुमाऊँ, अपने हाथ की जो टिप है उसको मैं मान लेती हूँ सेंटर, और वहाँ से मैं एक स्टोन को एक थ्रेड में टाई करके घुमाऊँ तो वो जाहिर सी बात है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। लेकिन अगर मैं उसे आर रेडियस में घुमाती तो उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अगर मैं वो थ्रेड को लंबा कर दूं मतलब रेडियस को ज़्यादा बढ़ा दूं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और उसकी स्पीड क्या है, वो उसे हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो रेडियस के साथ चेंज हो रही है। लेकिन आप देखिए अगर मेरा ये जो छोटा वाला जो मेरा थ्रेड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो उसने मान लीजिए एक थीटा एंगल कवर किया है, और अगर जो मेरा बड़ा एंगल है वो भी यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो वो भी थीटा एंगल कवर करेगा। इससे हम क्या इम्प्लाई करते हैं, इससे हमारे पास ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाता है कि अगर दो जो पार्टिकल्स हैं वो अगर डिफरेंट रेडियाई में मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर मोशन तो उनकी लीनियर वेलोसिटी तो डिफरेंट होगी, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होने वाली है। अब हम लीनियर वेलोसिटी में मतलब हमारा जो लीनियर सिस्टम है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को क्या पढ़ते हैं, वो होती है हाफ mv²। तो बस यहाँ पे भी हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं, आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला सोच सकते हैं। हाफ तो हाफ ही रहेगा, और m को आप रिप्लेस कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब I से, और v² को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से जो होती है एंगुलर वेलोसिटी। और ऐसे ही हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन ड्राइव किया है जिसके अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स लिए हैं, n पार्टिकल्स लिए हैं, और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने पोजीशन वेक्टर्स लिखे हैं r1 r2 अप टू rn, और इसी तरह हमने एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लीनियर निकाली और उसके बाद फिर उसको हमने रोटेशनल एनालॉग में चेंज कर दिया v की वैल्यू r ओमेगा को फिल करके। और ऐसे ही हम देखते हैं पार इन रोटेशनल मोशन। और पार की हमारी यूनिट्स क्या होते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी कहते हैं हम अक्सर। फोर्स इंटू वेलोसिटी हम जानते हैं पार होती है, लेकिन हम यहाँ पे उसे उससे भी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे छोटा सा मेथड यूज़ किया है एक सर्कुलर पाथ को यूज़ करके, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो देखिए जैसे हम अपने लीनियर सिस्टम में पार को लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसे ही हम यहाँ पे फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर देते हैं और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ऐसे ही हमें हमारा मिल गया इसका फॉर्मूला P = टॉ इंटू ओमेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे छोटा सा रिलेशन ड्राइव किया है। मैंने आपको पहले डायरेक्ट बता दिया था कि जो टॉर्क होता है उसको हम या फिर एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि हम उसे डिराइव कैसे कर सकते हैं। L = I ओमेगा और टॉ = I अल्फा। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम कोई भी रोटेटिंग बॉडी या रिवॉल्विंग बॉडी जो है वो पोजेस करती है। अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें तो हमारा जो टॉर्क क्या होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमें मिलती है एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके या टाइम इंटरवल से डिवाइड करके। तो अगर कोई टॉर्क एक्ट ही नहीं कर रही है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम तो उतना ही रहेगा ना, मतलब। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है हमेशा या फिर कांस्टेंट रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन और थोड़ा सा इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। पहले आती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका भी प्रिंसिपल जो है वो बहुत सिंपल है।
मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, इसे आगे जाके हम ऐसे टाइप के सरफेस को लेमिना कहते हैं और इसके ऊपर मैंने अपनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना ली, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो आर आता है, तो जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग, और वो आता है हमेशा इनकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब वो आएगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। बस यही है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और लेकिन जो इसकी स्टेटमेंट है वो थोड़ी ट्रिकी और ये अक्सर एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाती, तो आपको इसको सीखना है बाय हार्ट। यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट होता है थ्योरम को। और ये देखिए जैसे मैंने आर पॉइंट लिया और उसके जो ये डिस्टेंस था आर स्क्वायर वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने मैथ्स में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है उसका यूज़ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। और ये देखिए ऐसे ही हमने अबाउट एक्स एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया पार्टिकल का, और उसके बाद फिर पूरे लेमिना का फाइंड किया, और ऐसे ही हमने फिर उसका समेशन कर दिया। और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है अलॉन्ग जेड एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस वो सेम आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो यही थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके बाद आते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये भी उसी की तरह है। इस थ्योरम में हम बस यही बात करने वाले कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है P और ये जो बीच में मैंने लाइन खींची है ना ये उसका सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, मतलब ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे देते हैं। और उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो बस हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आ जाएगी, और वो आती है ICM प्लस MD²। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट का क्या होगा, डिस्टेंस प्लस मास, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास प्लस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पर आएगा वो। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज़। इसका जो जनरली है ना हमारे पास वो हमें जो प्रूवन रिजल्ट्स हैं वो यूज़ करने होते हैं, लेकिन अगर आप ये सीख लेके कैसे हमें उन्हें फाइंड आउट करना है तो आप अगर फार्मूला भूल भी जाए तो यूज़ हो सकता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमें जो बॉडी की शेप होती है ना उसको देखना पड़ता है और उसके डोमिनेटिंग जो डायमेंशन होते हैं उसे देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक रॉड दी और कहा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी शेप देखी, वो थोड़ी सी सिलेंड्रिकल हो सकती है रॉड की जो शेप है। अब मेरे पास रॉड है तो उसकी डोमिनेटिंग डायमेंशन क्या होगी, उसकी लेंथ। और ऐसे ही 2D के लिए होती है एरिया और 3D शेप के लिए होती है वॉल्यूम। और उसके बाद हमें मास पर यूनिट डोमिनेटिंग डायमेंशन यूज़ करना पड़ता है, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय, हम एक छोटा सा एलिमेंट बना लेते हैं उससे, और उसके बाद फिर हम उस प्रोसेस की इंटीग्रेशन करके हम होल बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले एक थिन सर्कुलर रिंग की, और हम सबसे पहले इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और जो उसके सेंटर से पास हो रही है। हम यहाँ एक सर्कुलर रिंग कंसीडर करते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो हम नहीं ले रहे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेन में लिया है सर्कल, और इसका जो मास हमने लिया है वो m लिया और रेडियस r लिया। अब हम मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्यों, क्योंकि जो इसकी जो डोमिनेटिंग डायमेंशन है वो सिर्फ इसकी लेंथ है, तो इसलिए हम मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ क्या होगी, ये सर्कल है तो इसका होगा सर्कमफ्रेंस 2πr। अब हमें इसका छोटा सा एलिमेंट लेना है, वो हमने मान ली लेंथ dx, तो अब मैं dx का मास निकालूंगी तो वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट की लेंथ इंटू dx। और इसी तरह हमें छोटे एलिमेंट का जो है मास मिल गया, और उसके बाद हम उसे डिस्टेंस मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा स्मॉल एलिमेंट का। और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला स्मॉल एलिमेंट का, हम उसकी इंटीग्रेशन करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लेंगे। और जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ गया IC। मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में C इसलिए लगाई क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारी सेंटर से पास कर रही है, और वो होती है mr² फॉर अ रिंग। और ऐसे ही अगर हम अलॉन्ग डायमीटर ले तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज़ करके निकाल सकते हैं, और वो आता है हाफ mr²। थर्ड आता है अलॉन्ग टेंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब प्लेन के अलॉन्ग जो टेंजेंट है वो, और उसके लिए आता है 3/2 mr²। और अगर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब वो खड़ा है उसके ऊपर, तो उसके अंदर आता है 2 mr²। उसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क जो है वो पूरी
छोटे छोटे सर्कल से मान सकते हैं हम कि वो छोटे छोटे सर्कल से बनी है। और उसी तरह हम अपना पुराना प्रोसीजर फॉलो करके इसका निकाल लेते हैं आंसर, जो आता है हाफ mr²। और ये हाफ mr², उसी की वैल्यू अगर हम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास कराएं और वो परपेंडिकुलर हो हमारे प्लेन के। और अलोंग डायमीटर डिस्क के केस में आती है 1/4 mr²। अब आपने यहाँ पे जो रिलेशन है वो नोटिस किया होगा कि जो टोटल हमारी जो अलोंग द सेंटर आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका हाफ जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आता है अलोंग डायमीटर। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं थर्ड फिगर है थिन यूनिफॉर्म रॉड की, और इसके अंदर भी सबसे पहले हम परपेंडिकुलर टू सेंटर एक्सिस लेके हम यूज़ करेंगे अपना सारा प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 1/12 ml²। L जो है वो है रॉड की लेंथ और 1/12, और जो M है वो इसका टोटल मास है। लेकिन अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं जब जो एक्सिस है वो किसी एक एंड पे हो, अभी तो हमने सेंटर का निकाला, वो अगर किसी एक एंड पे हो तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाता है 1/3 ml²। हॉलो सिलेंडर का भी दिया है यहाँ पर, सॉलिड सिलेंडर का आप देखिए, सॉलिड स्फीयर का। उसके बाद आ गया है हमारा इस चैप्टर के हम एंड पर जा रहे हैं, और अब आता है हमारा टॉपिक रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन, अब आपने कहीं से कोई बॉल फेंकी, मान लीजिए पहाड़ से फेंक दी, तो वो गोल गोल रोल होके आएगी, ना कि वो स्लाइड करते हुए आएगी। अगर वो हॉलो है अंदर से तो वो स्लाइड करती हुई नहीं आएगी, वो रोल करती हुई आएगी। तो इस तरह वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वो रोटेशन भी कर रही है, गोल गोल घूम रही है तो रोटेशन हो रही है, और डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी है। तो जो रोलिंग मोशन है वो इन दो टाइप्स के मोशन का कम्बिनेशन होता है। और अब हम यहाँ पे रोलिंग मोशन के लिए निकालने वाले हैं वेलोसिटी। हम यहाँ पे एक सर्कुलर बॉडी ले रहे हैं क्योंकि वही जनरली रोटेशन में होती है, और उसके बाद फिर हम उसके 3 पॉइंट्स लेंगे, ए बी और सी। जो ए पॉइंट है वो ग्राउंड से टच हो रहा है, बी है वो सेंटर है, और जो सी है वो हमारी टॉप मोस्ट पॉइंट है। और हमें जो फाइंड करनी है वो है सी पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि बी पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन के केस के अंदर जो बी पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वही होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे जो वेलोसिटी होगी वही रिटार्डिंग मोशन में ए पॉइंट पे बैकवर्ड जाएगी एज अ फ्रिक्शन। अब आप यहाँ देखिए कि मैंने एक यहाँ पे सर्कुलर रोलिंग बॉडी जो बनाई है, इसके अंदर जो बॉडी है वो ऐसे आगे को मूव करेगी और ये पीछे से ऐसे पीछे को मूव करना शुरू करेगी। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी वो रिटार्डिंग होगी, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस मतलब पीछे की ओर जो एरो है फिगर में ये लगाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस बैकवर्ड वेलोसिटी से जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे फिगर में भी ये जो बड़ा एरो है यहाँ मेंशन किया, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों वेलोसिटीज़ अगर बैलेंस होगी तो बॉडी तो हमारी रेस्ट पे आ जाएगी। तो इसी तरह हम कंसीडर करके एक रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं कि ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी है एट सेंटर ऑफ मास पर से डबल होती है। अब आते काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जो हमारी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज होती है। जो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेडियस के साथ चेंज नहीं होती, पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारी रेडियस के साथ चेंज हो जाती है। और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी देखने जा रहे हैं रोलिंग मोशन के लिए। तो ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसके अंदर हमारी होती है हाफ mv², या फिर हम यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो हम vcm बात कर रहे हैं। vcm मतलब वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्ट फोर्स लगाए या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे वेलोसिटी बॉडी उतनी ही अटेन करेगा। और रोटेशनल मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ I⍵²। उसके हमने रोटेशनल एनालॉग्स को पुट कर दिया। और इसी तरह जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी वो इन दोनों का सम होगी, और वो हमने अभी निकाली और हम उसे पुट कर रहे हैं। और इक्वेशन है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इस इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा कॉमन और थिंग्स निकाल लेते हैं। और अब फिर आती है रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। अभी मैंने आपको बताया पहाड़ से गिरा, पहाड़ का जो सरफेस है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर वो सरफेस यूनिफॉर्म हो गया या हमने और कोई प्लेन ले लिया तो वहाँ से बॉडी अगर रोल करते हुए आ रही है, ना कि वहाँ से स्लाइड करते हुए आ रही है, बल्कि रोल करते हुए आ रही है थ्रू एन हाइट h। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी जाहिर सी बात है वो mgh होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल। और जो काइनेटिक एनर्जी है
वो अभी अभी हमने रोलिंग मोशन के लिए निकाली कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हमने निकाली। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या बात करते कि जितना जितना वो बॉडी रोल होके नीचे आ रहे तो जितना लॉस उसके पोटेंशियल एनर्जी में आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो इसी तरह हम mgh को हम अपना इक्वल कर देते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी से, और इस तरह हमें अपनी एक न्यू इक्वेशन मिल जाती है। और यहाँ पे भी हम रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन के साथ, और हम ख़त्म कर देंगे अपनी फिज़िक्स की पार्ट 1। और हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट रह गया या आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।